वेलकम टू प्री एकेडमी। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ण पढ़ा और वर्ण के बारे में जाना। आज मैं कुछ प्रश्न देख रही थी जिसमें कि उस प्रश्न में दिखाया गया था कि प का उच्चारण स्थान क्या है, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पिछले का आप लोग प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को शब्द रचना पढ़ाने वाली हूँ, वर्ड फॉर्मेशन। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ? शब्द रचना, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले जानिए कि शब्द क्या है, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उस शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए, यानी कि उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, कि शब्दों के अर्थ होने चाहिए, उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि हम बता दें कमल है ना, ये वर्णों के मेल से शब्द बना है और इस शब्द का सार्थक अर्थ है कमल। बोले तो हम लोग जान गए कि कमल एक फूल है। अब नदी बोले हम तो नदी भी हम लोग जान गए कि नदी क्या है, तो यानी कि इसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब कभी कभी अगर हम इस शब्द को उलट पुलट कर दें, इसका क्रम हम तोड़ दें, हाँ, तो ये शब्द निरर्थक हो जाएगी, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे कमल है तो हम कर लेते हैं ल म क, है ना, तो इस शब्द का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया? निरर्थक हो गया। तो इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और उस शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए, जैसे कि कमल या नदी। आप और भी अपने से भी बहुत सारा शब्द ले सकते हैं जिसका कि कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। तो अब उस अर्थ में अगर हम उसको उल्टा पलटा कर दें, उसका क्रम भंग कर दें, तो ये इस निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक शब्द हो जाएगी। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 रूपों में किया जाता है। सबसे पहले है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला है उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है रचना के आधार पर। ठीक है, ये शब्दों का वर्गीकरण हो गया। अब ये शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले आज हम लोग ये जान लें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के फिर 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज को हम लोग देशी भी कह सकते हैं और विदेशज को हम लोग विदेशी भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब है कि अब हम इन चारों में से सबके बारे में जानें कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है और विदेशज क्या है। अब तत्सम देखिए क्या है। तत्सम बोलने से एक बात मन में आती है, तत्सम क्या है? एक संस्कृत शब्द है, यानी कि संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में बिना बदले प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जब जिस शब्द को हम लोग हिंदी संस्कृत में बोलते हैं, उस शब्द को हम लोग हिंदी में भी बिना परिवर्तित किए उसका हम लोग प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि रात्रि, अगर हम लोग रात्रि ले लें तो रात्रि हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिखते हैं, इसका हम लोग रूप परिवर्तित नहीं करते, यानी कि हिंदी में ज्यों का त्यों संस्कृत रूप आ गया है। अब जैसे यहाँ पे दुग्ध भी कर लें, हाँ, पुष्प भी कर लें, तो ये सब हमारा संस्कृत शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द जो है हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो जाता है, बिना बदले, बिना उसका रूप परिवर्तित किए। ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। अब है
तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। परिवर्तित रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब इसका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में कर सकते हैं, तो हम रात कर देते हैं, दूध कर देते हैं, फूल कर देते हैं। तो ये इसका रूप परिवर्तित करके हम लोग इसका हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। अब हो गया देशज। देशज शब्द या देसी शब्द जो अपने देश की भाषा है और जो क्षेत्रीय भाषा या उपभाषाओं से आए हुए हैं अथवा आवश्यकता अनुसार उसको गढ़ लिए गए हैं, बना लिए गए हैं। जैसे है जूता, पगड़ी, डिबिया, है ना। जूता है और डिबिया, जूता और डिबिया। देशज शब्द के अंतर्गत जूता और डिबिया ये आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं। अब है विदेशी भाषा या विदेशज भाषा, जो विदेश से आए हुए हैं, जो भाषा विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। और देशज क्या है, जो अपने देश की भाषा है और क्षेत्रीय भाषा और उपभाषाओं से आए हुए हैं अथवा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं। विदेशी विदेश की भाषा है और विदेशी भाषाओं के अंतर्गत विभिन्न विदेशी भाषाएं आती है और उसके अंतर्गत अनेक सारे शब्द हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, अंग्रेजी भाषा जो है ये विदेश की भाषा है, अंग्रेजी। अब अंग्रेजी से कौन सा शब्द आया है, स्टेशन, ट्रेन। अरबी से क्या आया है, जहाज, औरत। फारसी शब्द से क्या आया है, अंग्रेजी भाषा फारसी जो है उससे आदमी और ज़मीन। पुर्तगाल से क्या आया है, कमीज और बाल्टी। फ्रांसीसी से क्या है, अंग्रेज और कारतूस। चीनी से क्या आया हुआ है, चाय और लीची। और तुर्की से क्या आया हुआ है, तोप, लाश और कैंची। ये सारे शब्दों को आप पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, कि किन किन विदेशी भाषाओं से कौन कौन सा शब्द आया हुआ है। उसको एक बार आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो क्या है कि ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि किन किन भाषाओं से हिंदी में हम लोग उस भाषा को स्वीकार कर लिए हैं। अब इसमें है कि आपका संकर शब्द भी होता है। संकर शब्द, संकर शब्द क्या है कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के मेल से, संकर शब्द क्या है, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है। दो भाषाओं के मेल से बना है, दो भाषाओं के मेल से बना है, उसको संकर शब्द कहते हैं। अब जैसे मैं बता दे रही हूँ, रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी। अब ये दो भाषाओं के मेल से बना है। संकर शब्द की परिभाषा है कि जो दो भाषाओं के मेल से बना हो वह संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बना है, रेल जोड़ गाड़ी। रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा है। रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा। और गाड़ी है हिंदी भाषा। यानी कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। रेल हो गया अंग्रेजी और गाड़ी हो गया हिंदी, ये हो गया संकर शब्द। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि कुछ तत्सम शब्द और उसका तद्भव क्या होगा। अब हम लोग इसमें से जान लें कि कुछ तत्सम शब्द और उसका तद्भव क्या है। अब जैसे हम इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले प्रस्तर यानी कि पत्थर, अश्रु आंसू, घृत घी, घोटक घोड़ा, अग्नि आग, पुष्प फूल।
हाँ, तो प्रस्तर पत्थर, अश्रु आंसू, घृत घी, घोटक घोड़ा, अग्नि आग, पुष्प फूल, अक्षी आँख। यानी कि प्रस्तर, अश्रु, घृत, घोटक, अग्नि, पुष्प, अक्षी, ये सब हमारा तत्सम शब्द है। और हमारा ये पत्थर, आंसू, घी, घोड़ा, आग, फूल, आँख, ये सब हमारा तद्भव रूप है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ें। एक बार मैं आज आप लोगों को सरसरी निगाह से एक बार शुरू से बता देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। शब्द रचना पढ़ा, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना, कि उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। कोई भी शब्द हम लोग ले लें, उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि कमल, नदी, पानी, उसका एक मीनिंग निकल जाता है। अगर हम उसका क्रम भंग कर दें, उसको उल्टा पलटा कर दें, तो वो हमारा शब्द निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं रह जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम लोग सबसे पहले जान लें कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज को हम लोग देशी भी कह सकते हैं और विदेशज को विदेशी भी कह सकते हैं। तो उन चारों की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा भी, जाना, और इसके बाद कुछ तत्सम शब्दों के बारे में भी जाना और इसका तद्भव रूपों के बारे में भी जाना। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में अब हम लोग प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे कि प्रयोग के फिर कितने भेद होते हैं और उसके बारे में जानेंगे। कि मैं जितना भी अभी बता रही हूँ ना, ये सारा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इन शब्दों का तत्सम रूप क्या है, इन शब्दों का तद्भव रूप क्या है। तो अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।